Hello student, welcome back to this channel. You are watching Gyan Sagar Study Point. This is Hardeep here. Today I am going to start with some important question of clinical psychology. These are very important question for UGC NET, HTET and for other state TET exams. These are the very important and basic question of clinical psychology and related different topic of this section of abnormal psychology. How many answer were correct? Please tell me in the comment box. Let's start. First question is, which branch is related to clinical psychology? तो क्लिनिकल साइकोलॉजी से कौन सी ब्रांच जुड़ी हुई है? एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड साइकेट्री. ये फर्स्ट ही हमारा आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि बाकी सभी क्लिनिकल फील्ड से नहीं जुड़ी हुई है. एबनॉर्मल साइकोलॉजी और साइकेट्री जो है वही हमारी मानसिक समस्याओं से संबंधित मनोविज्ञान है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एपीए की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज एपीए एस्टेब्लिश्ड? एपीए की स्थापना थी वो 1892 में हुई थी या 1888 में हुई थी, 1898 में हुई थी या 1912 में हुई थी? तो ये इसका फर्स्ट आंसर है. एपीए जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका सही आंसर है 1892. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनोरेक्सिया नर्वोसा इज ए पैथोलॉजी दैट हैज़ द एग्जैक्ट अपोजिट पैथोलॉजी. कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी विकृति है, इसकी विपरीत जो आती है सेकंड डायमेंशन, जो इसकी अपोजिट डायमेंशन है वो देखो, ये ईटिंग डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा. तो इसका जो सेकंड इसका अपोजिट है वो बुलिमिया नर्वोसा है. फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा बुलिमिया नर्वोसा. तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि पेशेंट जो है जो अपनी डाइट को इतना कम कर लेता है कि सूख के बिल्कुल बहुत पतला हो जाता है, और बुलिमिया नर्वोसा में इसका अपोजिट होता है. वो इस डर से कि मैं पतला ना हो जाऊं बहुत ज़्यादा खाता है, तो वो उसका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है. तो ये थर्ड क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन इज, extreme fatigue, weakness and feeling of boredom are the most prominent symptom of which of the following? कि ज़्यादा थकावट, कमजोरी और ऊब की भावना निम्न में से किसका सबसे मुख्य लक्षण है? तो जो थकावट है, वीकनेस और होती है, तो एंजाइटी तो हमारी जो मानसिक स्टेट होती है उसका फर्स्ट इसका आंसर होगा डी, डिप्रेसिव न्यूरोसिस. हाइपोकॉन्ड्रिकल न्यूरोसिस के अंदर आता है कि व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि मुझे कोई बीमारी लगी हुई है, परंतु उसको ऐसा कुछ होता नहीं है. और डिप्रेसिव में तो फिर वो डिप्रेशन में आएगा तो वो उसकी जो थकावट है, कमजोरी है, ऊब की भावना वो मैक्सिमम बढ़ जाती हैं. तो इसलिए इसका आंसर जो है फोर्थ डी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, TAT, व्हेन वाज TAT पब्लिश्ड? थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है, जो कब इसको पब्लिश किया गया था? जिसका फर्स्ट आंसर है ए, 1935 में जो ये है प्रकाशित हुआ था TAT. TAT का जो प्रकाशन हुआ था वो था 1935 में. मर्रे और मॉर्गन ने इसको 1935 में पब्लिश किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लिनिकल इवेल्युएशन? निम्न में से कौन नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन 1 में है, टू प्लान द थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, चिकित्सा हस्तक्षेप की योजना बनाना, टू प्रोवाइड इन्वायरमेंट, टू डायग्नोस के लिए वातावरण तैयार करना, टू प्रेडिक्ट बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, रोगी के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना,
टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प। देखिए जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, कोई भी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकता। वो हमें बाकी प्लान भी बनाएगा, हमारे दवाई से संबंधित इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर देगा, तो हमारे व्यवहार को प्रिडिक्शन भी कर सकता है कि आप बाकी सारी चीज़ें हमें बताएगा, तो वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा। ऊपर यही पूछा गया कि इसमें उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव हमारा डी आंसर आ जाएगा कि जो आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 इज काउंसलिंग, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी और काउंसलिंग बुक का जो लेखक है कौन है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है कार्ल रोजर, इन्होंने ही ये बुक लिखी थी काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, तो कार्ल रोजर इसका ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 नंबर क्वेश्चन है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की और वीडियो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और अपने जो भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप में भी इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, और हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक के लिए भी आपके वीडियो बनाने में मदद करूं और आपके जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसमें आपकी हेल्प कर सकूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है लॉस ऑफ एपेटाइट, डिक्रीज्ड सेक्सुअल डिजायर, लैक ऑफ स्लीप एक्सेट्रा आर द मेजर मोटर सिम्टम ऑफ विच स्टेज। देखो वहाँ पर मोटर सिम्टम लिखा, पेशीय लक्षण, कि ये भूख की कमी, मंदिक यौन इच्छा, नींद की कमी, ये सभी जो हमारी स्टेट होती है ना, मूड की स्टेट, मैनिया, तो मैनिक जो स्टेट है उसका एक हाइपरमेनिया होता है, एक हाइपोमेनिया होता है। हाइपर में तो व्यक्ति की बॉडी जरूरत से ज़्यादा एक्टिविटी करने लग जाती है, परंतु हाइपोमेनिया में क्या होता है, वो जरूरत से कम, एक नॉर्मल व्यक्ति से भी डाउन हो जाता है, जैसे डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ए आंसर है, हाइपोमेनिया। तो साधारण उत्साह की अवस्था, कि जो हाइपोमेनिया होता है वो नॉर्मल से कम होता है, हाइपरमेनिया नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 इज कर्ट लेविन ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार के द्वंद्वों का वर्णन किया है। हाउ मैनी कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स आर डिस्क्राइब्ड बाय कर्ट लेविन। तो कर्ट लेविन ने जो कन्फ्लिक्ट के बारे में 3 काइंड बताए हैं। एक होता है अप्रोच कन्फ्लिक्ट, दूसरा होता है अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, थर्ड होता है अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। तो ये अप्रोच कन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस और अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, ये 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर इसको नोट कर लें आप। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, 10th क्वेश्चन, नंबर 10th। यू प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स हाउ मैनी आंसर वर यू वर करेक्ट। द revised edition of ethical standard for clinical psychologists have been published by, कि नैदानिक मनोविज्ञान के लिए नैतिक मानकों का संशोधित संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर से ही आंसर के मिलने की संभावना बन जाती है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ऊपर लिखा हुआ कि द रिवाइज्ड एडिशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो जहाँ पर देखो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं, मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड टर्म है क्लिनिकल से, तो वहाँ इसका आंसर भी उसी फील्ड में जाके मिलेगा। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी, देखो सोसाइटी की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। दूसरा है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, और फिर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है वो है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, APA जो थी
उन्होंने इसको क्लिनिकल जो स्टैंडर्ड थे एपीए ने इसको उन्होंने एथिकल स्टैंडर्ड होते हैं कि आप इंसानों के ऊपर कोई भी एक्टिव रिसर्च करने जा रहे हो तो उसके ऊपर उनका कितना इफेक्ट उनके ऊपर पड़ सकता है। तो इस तरह के कुछ एथिकल्स बनाए जाते हैं कि आप ये इस तरह से कर सकते हो, इंसानों को डायरेक्ट आप उसको टारगेट नहीं कर सकते। तो इस तरह की कुछ लिमिटेशन दी जाती हैं हर किसी फील्ड में, चाहे वो पैथोलॉजी का फील्ड हो या एलोपैथी का फील्ड हो। तो कि इंसानों के ऊपर किस तरह की, मान लो कोई दवाई बना रहे हैं, डायरेक्ट उसका प्रभाव इंसान किसी भी व्यक्ति के ऊपर एडमिनिस्टर नहीं कर सकते उसको, पहले उसकी टेस्टिंग होगी तब जाके वो फील्ड में आती है। तो इसी तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो भी किसी भी एक्टिविटी को, मान लो आप कोई उसकी जैसे कि आप किसी को मान लो इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते हो मेंटल पेशेंट को, तो वो डायरेक्ट नहीं कि किसी की भी मानसिक हालत ख़राब है उसको पकड़ा और उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया या फिर उसको हिप्नोटाइज कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए भी कुछ क्लिनिकल जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। तो ये हमारी जो है एपीए बनाती है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। तो यहाँ से ही ये पब्लिश होते हैं और यहीं से ही को मान्यता मिलती है। तो ये आज का सेशन था हमारा, यहीं पर रोकते हैं। 10 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के साथ बीच में फिर आऊँगा। तो आपके कितने ठीक हुए बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना। तो यही मेरी आपसे एक इच्छा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना, तो यही आपसे गुजारिश है हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और टेक केयर।